नाउ वी आर विद द टॉपिक ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं जॉइंट्स की बात करूँ तो जॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको पता है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट होता क्या है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट हाउ कैन यू डिफाइन अ जॉइंट, हाउ कैन यू डिफाइन अ जॉइंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज अगर आप जॉइंट के बारे में नहीं जानते तो जॉइंट की टाइप्स के बारे में भी ऑब्वियसली नहीं जान पाओगे, एंड इट विल कॉज अ प्रॉब्लम। सही है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जॉइंट्स की। और जॉइंट्स के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने करनी है वो ये कि जॉइंट होता क्या है। देखो, जॉइंट के लिए डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो जॉइंट आप डिफाइन कैसे करोगे? हाउ कैन यू डिफाइन द जॉइंट? सो जॉइंट इज एक्चुअली द जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स। सो हाउ कैन यू डिफाइन द जॉइंट? इट इज द जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स। इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू एंड मोर बोन्स, जहां दो या दो से ज्यादा बोन्स मीट करें, दैट इज द जॉइंट। सिंपल, दैट इज द जॉइंट। तो एक बात तो जॉइंट्स के बारे में आपने याद रखनी है कि जॉइंट है क्या। सही है, सो ये बात हो गई जॉइंट के बारे में। एंड जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, ओके। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द जॉइंट और मैंने आपको बताया व्हाट इज जॉइंट। लेट्स सपोज ये एक बोन है, ये एक बोन है और ये दूसरी बोन। तो ये दोनों बोन्स जहां पे मीट कर रही हैं, दिस इज कॉल्ड द जॉइंट। दिस इज कॉल्ड द जॉइंट। तो जॉइंट के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जॉइंट होता क्या है। समझ? हाउ कैन यू एक्चुअली डिफाइन द जॉइंट? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट हाउ कैन यू एक्चुअली डिस्क्राइब द जॉइंट। सही है, अब याद रखना कि बच्चों के अंदर नंबर ऑफ जॉइंट्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अडल्ट। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स जो आपको बच्चों के अंदर मिलते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जॉइंट्स जो आपको अडल्ट के अंदर मिलते हैं। सर क्यों? एग्जाम्पल दे दें। अब देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डिस्कस किया था अबाउट द अबाउट द कॉक्सिस एंड द सैक्रम। कॉक्सिस एंड सैक्रम के बारे में हमने डिस्कशन की थी। बोलो, हाँ क्या ना? जल्दी जल्दी जल्दी। कॉक्सिस एंड सैक्रम के बारे में डिस्कशन की थी, बिल्कुल की थी। अगर आपको याद हो तो कॉक्सिस और सैक्रम बच्चे के अंदर पांच या चार होती थी, और बड़ों के अंदर ये फ्यूज होके एक हो जाती, ऐसे ही था। इसी तरीके से देर आर मोर जॉइंट्स इन चिल्ड्रन एज कंपेयर टू द अडल्ट। वाई? बिकॉज वो जॉइंट्स जो बच्चों के अंदर मौजूद है, कुछ बड़ों के अंदर वो मिलके फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी सैक्रम की। अब ये सैक्रम जो है ना, ये सैक्रम कितनी वर्टिब्रीज होती हैं बच्चों के अंदर? ये सैक्रम होती हैं पांच वर्टिब्रीज बच्चों के अंदर। बट बड़ों के अंदर ये अडल्ट में ये सैक्रम सिर्फ एक रह जाती है, क्योंकि ये पांचों फ्यूज कर जाती है और एक सैक्रम बन जाती है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके अलावा आपने क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट को जरूर याद रखना है। देखो, जॉइंट्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो कई बेसिस पे। सो जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन मेनी बेसिस। जस्ट सपोज, सबसे पहले आप जॉइंट्स को क्लासिफाई कर सकते हो स्ट्रक्चर की बेस पर। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि भाई स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे जॉइंट तीन तरह का हो सकता है। ठीक है, याद रखना चाहो याद रख लो, नहीं रखना चाहो नहीं रखो। एक होता है सूचर। सर ये सूचर क्या होता है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि लेट सपोज ये एक पैराइटल बोन है, कि दूसरी पैराइटल बोन है, इन दोनों के दरमियान ये जॉइंट है या नहीं है? बोलो भाई मेरे साथ, दिस इज अ जॉइंट और नॉट? दिस इज अ जॉइंट और नॉट? मेरे साथ बोलो ना, दिस इज अ जॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड द सूचर। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है? नंबर वन, सूचर। ठीक है, अच्छा रुको रुको रुको, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। वेट, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में गलती कर दी।
हाँ, स्ट्रक्चरल बेसिस पे जॉइंट्स तीन तरह के होते हैं, सॉरी, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो तीन तरह के जॉइंट्स हो गए, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तीन तरह के जॉइंट्स हो गए, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड द साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो तीन तरह के जॉइंट्स हो गए स्ट्रक्चरल बेसिस पे। फिर जो दूसरी बेसिस आप इस्तेमाल कर सकते हो वो फंक्शनल बेसिस कर सकते हो। फंक्शन की बेसिस पे जॉइंट कितनी तरह का हो सकता है? तो फंक्शनल बेसिस पे आपने याद रखना है, आ, हाँ, फंक्शनल बेसिस पे आपने क्या याद रखना है? फंक्शनल बेसिस पे आपका जो जॉइंट है, इट माइट बी सिन आर्थरोसिस एंड एम्फी आर्थरोसिस। ठीक है, या आप ये कह सकते हो, फंक्शनल बेसिस का क्या मतलब है, जॉइंट का फंक्शन क्या है? नहीं नहीं बेटा, मेरा इंटरनेट क्लियर है। व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शन ऑफ द जॉइंट? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, जल्दी बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शन ऑफ द जॉइंट? जॉइंट का फंक्शन क्या है? बोलो बोलो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जॉइंट? मूवमेंट करना, सिंपल मूवमेंट करना। अब फंक्शनल बेसिस पे आप जॉइंट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? सोचो, खुद सोचो। फंक्शनल बेसिस पे आप जॉइंट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? आई वांट योर आंसर्स। हाउ कैन यू क्लासिफाई जॉइंट्स ऑन द फंक्शनल बेसिस? नहीं नहीं, फंक्शनल बेसिस नहीं है, ये स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल रहा है। फंक्शनल बेसिस पे कैसे करोगे? हाँ, शाबाश। अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मोबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मोबिलिटी, कि कितना जॉइंट मूवेबल है, अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी, या फंक्शनल बेसिस पे आप जॉइंट्स को क्लासिफाई कर सकते हो। किन किन बेसिस पे? सिनार्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस एंड डायआर्थरोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे भी तीन क्लासिफिकेशन में लिख देता हूँ, वैसे अगर ना भी याद रखो तो चलेगा। ठीक है, एक होता है वो जॉइंट जो कि बिल्कुल इमूवेबल होता है, दैट इज कॉल्ड द सिन आर्थरोसिस। सिन आर्थरोसिस, सिन आर्थरोसिस, भले से आपको किताबों के अंदर ये लफ्ज शायद ना मिले, बट बट याद रखना कि ये किसका नाम है। इट इज द सेकेंड नेम फॉर द immovable joints. These are the immovable joints. ठीक है, ये immovable joints है। ओके, देन हमारे पास जो दूसरी क्लासिफिकेशन आती है, दैट इज, जो दूसरी क्लास आती है, दैट इज, हाँ, जस्ट गिव मी, बट जस्ट गिव मी अ मिनट, आई वांट टू सी समथिंग। हाँ, चलो चलो। अच्छा, तो मैंने आपको बताया सिन आर्थरोसिस। जो दूसरी क्लासिफिकेशन होगी दैट इज एम्फी आर्थरोसिस। एम्फी आर्थरोसिस वो जॉइंट होता है जो कि पार्शियली मूवेबल होता है, या आप स्लाइटली मूवेबल क्या, एम्फी आर्थरोसिस। जो तीसरी चीज होती है दैट इज द डाई आर्थरोसिस और साइनोवियल जॉइंट, जो कि फुल्ली मूवेबल होता है, डाई आर्थरोसिस और फुल्ली मूवेबल जॉइंट। गॉट इट बच्चों? जल्दी से बोलो, इज इट क्लियर? नहीं नहीं, अलग चीज है। अब ये जो मैंने सिन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस और डायआर्थरोसिस लिखा है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिन आर्थरोसिस इज इमूवेबल जॉइंट, एम्फी आर्थरोसिस इज पार्शियली मूवेबल जॉइंट एंड डायआर्थरोसिस आर द फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल। सॉरी, चलो, ये क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम बात करते हैं जल्दी से, किसकी? हम बात करते हैं सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट्स की। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट्स। चलो, सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं किसकी भैया? फाइब्रस जॉइंट्स की डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं फाइब्रस जॉइंट्स की बात करूं,
तो फाइब्रस ज्वाइंट्स वो ज्वाइंट्स हैं जो किसके जरिए कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड बाय द फाइब्रस टिश्यू। दे आर कनेक्टेड बाय द फाइब्रस टिश्यू एंड दे आर टाइटली ज्वाइंट। दे आर टाइटली ज्वाइंट। सर एग्जांपल दे सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया, लेट सपोज, लेट सपोज ये एक पैराइटल बोन है। अच्छा, ये दूसरी पैराइटल बोन है। इन दोनों के दरमियान ये जो ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट बने फाइब्रस टिश्यू से, एंड दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड द सूचर। क्या कह रहे हो भाई? सूचर का नाम दो। अब सूचर एक ऐसा ज्वाइंट है जो कि बेसिकली फाइब्रस टिश्यू से मिलके बना है, और ये नॉर्मली इमूवेबल होता है, या बहुत बहुत कम मूवमेंट ये दिखा रहा होता है। तो सबसे पहली एग्जांपल तो हमारे पास क्या हो गई? फाइब्रस ज्वाइंट की सूचर। सूचर के बारे में मैंने आपको क्या बताया? ये आपको नॉर्मली कहाँ मिलते हैं? सूचर्स के बारे में याद रखना, ये आपको मिलते हैं, सूचर्स के बारे में याद रखना, ये आपको मिलते हैं स्कल के अंदर। स्कल में जितनी भी बोन्स है उनके दरमियान आपको क्या मिलेंगे? सूचर्स मिलेंगे। सूचर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, प्लेन, सेरेट, बहुत और बहुत बहुत तरह के होते हैं, उसमें मत जाओ। सही है, बस ये याद रखो कि सूचर क्या होता है। सूचर आपको मिलता है स्कल के अंदर। फिर दूसरा जो आपको, दूसरी जो आपको क्लास मिलती है सूचर के अलावा इन द फाइब्रस joint, that is the syndesmosis। syndesmosis जितना आपकी बुक में उस उतना याद कर सकते हो, उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो आप उसे भूल भी सकते हो, कोई मसला नहीं। सही है, सिंडेस्मोसिस। अब ये जो सिंडेस्मोसिस है ना, इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये भी एक फाइब्रस जॉइंट है जो आपको बोन्स के बीच में मिलेगा। और नॉर्मली ये आपको कहाँ मिलता है? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए क्या ना। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है। ओके, तो मैं पिक्चर ले लेता हूँ ताकि ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सही है, पिक्चर आ गई हमारे पास, ये देखो। अब इधर देखना जल्दी से। ठीक है, अब सी हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इधर देखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सा जॉइंट? मैंने आपको बताया सूजन। ये देखो, ये एक स्कल की बोन है, ये दूसरी स्कल की बोन है। इन दोनों के दरमियान ये जो फाइब्रस जॉइंट मिल रहा है, दिस इज द सूचर। दिस इज द सूचर। जबकि अगर आप देखो, ये कौन सी बोन है? एनीवन? ये कौन सी बोन है? अल्ना। ये कौन सी बोन है? रेडियस। तो अगर आप गौर से देखो, तो रेडियस और अल्ना के बीच में ये आपको क्या मिल रही है? कनेक्टिव टिश्यू मिल रहा है। कनेक्टिव टिश्यू मिल रहा है, या आप ज्यादा अच्छा इसे कहते हो इंटरॉशियस मेम्ब्रेन। नहीं याद रखो, इंटरॉशियस मेम्ब्रेन। समझो ये फाइब्रस टिश्यू मिल रहा है। अब ये फाइब्रस टिश्यू क्या कर रहा है? अल्ना और रेडियस को जोड़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द सिंडेस्मोसिस। सो सिंडेस्मोसिस आपको कहाँ मिलता है? मैंने आपको बताया, सिंडेस्मोसिस आपको कहाँ मिलता है भैया? सिंडेस्मोसिस आपको मिलता है यहाँ पे। तो रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियो अल्नर जॉइंट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सिंडेस्मोसिस। जो तीसरी क्लास हमारे पास आती है, दैट इज अ गुम्फोसिस। गुम्फोसिस, ठीक है। गुम्फोसिस क्या है? गुम्फोसिस वो जॉइंट है जो आपको यहां मिल, देखो, ये आपको नजर आ रहा है गम, और इसके अंदर ये टीथ क्या है? एम्बेडेड है। सो ऐसा लग रहा है कि ये टीथ सॉकेट के अंदर लगा हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द टूथ एंड इट्स सॉकेट, वो जॉइंट जो आपको टूथ और सॉकेट के बीच में मिलता है, बिटवीन टूथ एंड सॉकेट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड द गुम्फोसिस। से आप क्या कहते हो? गुम्फोसिस का नाम देते हो, ठीक है, गुम्फोसिस का याद। चलो, अच्छा इतना क्लियर है। आगे बढ़ो, कार्टिलेजनस जॉइंट की बात करूं, जल्दी बोलो। इज इट क्लियर? कैन वी मूव टू द कार्टिलेजनस जॉइंट?
हाँ भाई जल्दी बोलो। इज इट क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्टिलेजनस जॉइंट. ठीक है, कार्टिलेजनस जॉइंट्स को हमने डिस्कस कर. कार्टिलेजनस जॉइंट्स. अब कार्टिलेजनस जॉइंट्स के अंदर क्या याद रखना है? याद रखना, वो जॉइंट्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय कार्टिलेज, दे आर कॉल्ड द, बाय कार्टिलेज, दे आर कॉल्ड द कार्टिलेजनस जॉइंट. दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड द कार्टिलेजनस जॉइंट. ठीक है. अब कार्टिलेजनस जॉइंट की एग्जांपल, या अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कार्टिलेजनस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल होते हैं या फुल्ली मूवेबल होते हैं, तो आपका जवाब होगा दे आर स्लाइटली मूवेबल. कार्टिलेजनस जॉइंट जो है वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं. सो दे आर स्लाइटली मूवेबल. अब सर इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाता है? इसकी एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जाम्पल्स के अंदर सबसे पहली बात, मेरी बॉडी के, मैं बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके लिए मैं एक पिक्चर भी लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. अगर एग्जाम्पल याद रखनी है तो एग्जाम्पल याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, मेरी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे जो भी आपको जॉइंट मिल रहा है, सेंट्रल एक्सिस पे, दैट इज द कार्टिलेजनस जॉइंट. सर सेंट्रल एक्सिस पे कौन सा जॉइंट है? सबसे पहले अगर आप देखो तो ये आपको मिल रहा है प्यूबिक सिम्फाइसिस. सो दिस इज द कार्टिलेजनस जॉइंट. इसी तरीके से वर्टिब्रीज मिल रही हैं, तो वर्टिब्रीज में आपको जो जॉइंट मिल रहा है दैट इज द कार्टिलेजनस जॉइंट. ठीक है. तो बिटवीन द वर्टिब्रीज जो जॉइंट है दैट इज द कार्टिलेजनस. बिटवीन वर्टिब्रीज, जिसे आप आईवी जॉइंट कहते हो, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, ये कार्टिलेजनस है. और कोई एग्जांपल दोगे? अभी रखी हुई है सामने, प्यूबिक सिम्फाइसिस. मेरे साथ साथ नोट डाउन करो, दिस इज इंपॉर्टेंट. प्यूबिक सिम्फाइसिस. और एग्जांपल दे सकते हैं कोई? एनीवन? मैंने आपको हिंट दी है, वो जॉइंट्स जो आपकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे मिलते हैं, दे आर कार्टिलेजनस. और कोई एग्जांपल? और कौन सा जॉइंट है जो आपको बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे मिलता है, दे आर कार्टिलेजनस? रिब्स एंड स्टर्नम, शाबाश. रिब्स एंड स्टर्नम, हाइयोइड बोन का जॉइंट बनाती है, रिब्स एंड स्टर्नम. सो रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट मिलता है, दैट इज द दैट इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ, इसे आप कहते हो कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट. कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट, कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट. तो ये हो गई हमारे पास एग्जाम्पल. अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया कार्टिलेजनस जॉइंट पर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइनोवियल जॉइंट. बट बिफोर दैट वी हैव टू एक्चुअली डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल. अब साइनोवियल जॉइंट के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है? साइनोवियल जॉइंट को हमने डिस्कस करना है. हाँ, साइनोवियल जॉइंट को हमने डिस्कस करना है. तो जल्दी से साइनोवियल जॉइंट के लिए एक पिक्चर ले लेते हैं एंड देन वील डिस्कस अबाउट द साइनोवियल जॉइंट. सही. ओके. सो अब हमारे पास साइनोवियल जॉइंट की डिस्कशन है. चलो, अब ये हमारे पास आ गया साइनोवियल जॉइंट का एक बड़ी क्लासिकल डायग्राम आ गई. अब जल्दी से साइनोवियल जॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं. पहली बात, साइनोवियल जॉइंट कैसा जॉइंट है? साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट है जो सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ है, एंड इट इज द मोस्ट मोबाइल जॉइंट. इट इज द मोस्ट मोबाइल जॉइंट. सबसे ज्यादा मोबिलिटी जिसके अंदर है ना, दैट इज द साइनोवियल जॉइंट. इट इज द मोस्ट मोबाइल जॉइंट. अब सवाल ये होता है कि सर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट. ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले अगर आप देखो तो ये आपको नजर आ रही है एक बोन, एंड दिस इज द सेकेंड. दो बोन्स के दरमियान ये ज्वाइन कर रहा है. अब कौन सी बोने छोड़ दो? सही है. सबसे पहले आपको नजर ये आता है
कि इन बोन्स की एंड पर आपको एक कार्टिलेज मिल रहा है, and this is the hyaline cartilage which actually covers the end of these bones. And what is the function of this cartilage which covers the bone? जल्दी बोलो, मोबाइल का मतलब है मोबिलिटी, रिड्यूस फ्रिक्शन। अब सोचो ज्वाइंट इस तरह से सी, अब सोचो जब ज्वाइंट यूं मूव करेगा तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन की वजह से वेयर एंड टेयर हो सकता है, बोलो भाई, फ्रिक्शन की वजह से वेयर एंड टेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सबसे पहली बात वो ये कि आपके जॉइंट्स की बोन्स की, खासतौर पे बोन्स के ऊपर एक लेयर मौजूद है हाइलीन कार्टिलेज की, एंड दिस इज कॉल्ड द आर्टिकुलर कार्टिलेज। जॉइंट को आप आर्टिकुलेशन भी कहते हो, जॉइंट को आप आर्टिकुलेशन भी कहते हो। सो ये जो कार्टिलेज मिल रही है, दिस इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। अब कार्टिलेज के बारे में आपने क्या पढ़ रखा है? व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द कार्टिलेज? जल्दी बोलो मेरे साथ, व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्टिलेज? आई वांट योर आंसर्स, मेरे साथ साथ बोलो, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द कार्टिलेज? एवेस्कुलर होती है, नॉन नर्वस होती है और इलास्टिक होती है, ये तीन बातें आपने पढ़ी है, एवेस्कुलर, नॉन नर्वस एंड इलास्टिक, ये तीन बातें याद रख सकते हो। उसके अलावा आपको इस साइनोवियल जॉइंट में एक कैप्सूल मिलता है जो बेसिकली एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है, एंड दिस इज कॉल्ड द आर्टिकुलर कैप्सूल, दिस इज कॉल्ड द आर्टिकुलर और फाइब्रस कैप्सूल। इसके अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली लिगामेंट ही होगा। सो दिस इज द आर्टिकुलर और फाइब्रस कैप्सूल। अच्छा, अब बिल्कुल कैप्सूल के अंदर ये जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है, दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन, दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक विस्कस फ्लूइड सिक्रीट करती है, एंड दैट विस्कस फ्लूइड इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। इस साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होगा? जल्दी बोलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस साइनोवियल फ्लूइड? वेरी सिंपल, भाई सिंपल है, दोबारा ड्रॉ करते हैं, चलो मैं यहाँ पे एक जॉइंट ड्रॉ करता हूँ। सी, ये एक बोन है, बड़ी अजीब सी बन गई, चलो दोबारा ड्रॉ करते हैं। समझो ये दो बोन्स हैं, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले तो बोन्स के ऊपर क्या मौजूद है? हाइलीन कार्टिलेज की एक लेयर मौजूद है। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक लिगामेंट मौजूद है जो बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है, और ये कैप्सूल बना रहा है किसका? ये कैप्सूल बना रहा है जॉइंट का। इस कैप्सूल के बिल्कुल अंदर, इस कैप्सूल के बिल्कुल अंदर आपको एक मेम्ब्रेन मिल रही है, ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन, दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। और अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड सिक्रीट कर रही है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। अब इस साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या है? आप जब भी गाड़ी में जॉइंट्स देखते हो, उन जॉइंट्स में क्या होता है? ल्यूब्रिकेशन, फ्रिक्शन कम करना, ल्यूब्रिकेशन करना, फ्रिक्शन कम करना, दैट इज द क्लासिकल थिंग ऑफ द, दैट इज द क्लासिकल थिंग ऑफ द साइनोवियल। चलो, अच्छा ये हमारी बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया साइनोवियल मेम्ब्रेन और ये सारी चीजों का। अच्छा, साइनोवियल कैविटी का होती है, ये जो जॉइंट के अंदर खाली जगह है ना, दिस इज द साइनोवियल कैविटी। तो ज्यादा नहीं है, अल्फाजों का हेर फेर, साइनोवियल कैविटी, ठीक है। चलो, अच्छा अब साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में बात हो गई, साइनोवियल कैविटी के बारे में बात हो गई, और साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बात हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने बात कर ली है, अब वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द जॉइंट्स। वैसे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपके लेवल पे मैं जितनी क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ वो आपने याद रखनी है। जस्ट गिव मी।
आ, चलो, जल्दी से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ ताकि हम डिस्कस कर सकें अच्छी तरीके से। सो सी दिस, ठीक है। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले जो आपको जॉइंट मिल रहा है दैट इज द प्लेन जॉइंट। क्या आपको नजर आ रहा है प्लेन जॉइंट? सर ये प्लेन जॉइंट कहाँ होता है? देखो, अगर मैं प्लेन जॉइंट की बात करूं तो प्लेन जॉइंट आपको कैसा नजर आ रहा है? प्लेन जॉइंट इज द जॉइंट जो आपको ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक बोन है और ये दूसरी बोन है। इन दोनों बोन के दरमियान जो सरफेस है वो प्लेन है। सो दैट्स द प्लेन साइनोवियल जॉइंट। सर प्लेन साइनोवियल जॉइंट की एग्जांपल दे सकते हैं? प्लेन साइनोवियल जॉइंट की एग्जांपल दे सकते हैं? ये कौन सी बोन्स नजर आ रही है? बोलो, जल्दी बोलो। ये कौन सी बोन नजर आ रही है? आई वॉन्ट योर आंसर्स। हाँ, इंटरटार्सल बोन, यानी कि टार्सल्स नजर आ रही है। तो टार्सल्स के दरमियान जो जॉइंट होता है ना दैट इज इंटरटार्सल जॉइंट। एंड दिस इंटरटार्सल जॉइंट या इंटरकार्पल जॉइंट, ठीक है। कार्पल जॉइंट क्या होता है ये देखो, दिस इज माय फिंगर, ये एक कार्पल है, सॉरी, दिस इज द कार्पल। अब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, दीज आर द phalanges, दीज आर द मेटाकार्पल्स एंड दीज आर द कार्पल्स। तो इन कार्पल्स के दरमियान की जो आपको जॉइंट मिलेगा ना, दिस इज द दिस इज द प्लेन जॉइंट, इंटर कार्पल जॉइंट। तो इंटरटार्सल जॉइंट, इंटरकार्पल जॉइंट, अच्छा। उसके अलावा चलो बस इतना याद कर लो, काफी है। वैसे इंटर मेटाटार्सल और इंटर मेटाटार्सल और इंटर मेटाकार्पल जॉइंट भी प्लेन होता है, बट इतना चल सकता है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन तो आपकी प्लेन साइनोवियल जॉइंट की। फिर दूसरी क्लासिफिकेशन आपकी कौन सी होगी? फिर दूसरी क्लासिफिकेशन होगी हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, चलो हिंज जॉइंट पे डिस्कशन करता हूँ। हिंज जॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? देखो, अगर मैं हिंज जॉइंट की बात करूँ, हिंज जॉइंट बड़ा क्लासिकल है। हिंज जॉइंट आपको कहाँ मिलता है, जल्दी बोलो, हिंज जॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? हाँ, ये देखो, दिस इज माय एल्बो जॉइंट। अब आपने कभी देखा होगा, अगर कभी दरवाजे को देखा हो, तो दरवाजे के कोने पे कब्जे लगे होते हैं जो दरवाजे को यूं एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, हाँ के ना? जल्दी बोलो। दरवाजे के कोने पे लगे हुए कब्जे देखे हैं? उन्हें आप उर्दू में तो कब्जे कहते हैं। वो क्या करते हैं, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे एक कब्जा लगा हुआ है और ये मेरी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहा है हाथ की। एंड दिस इज द हिंज जॉइंट। तो वो जॉइंट जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवाए, दिस इज द हिंज जॉइंट। तो यहाँ पे आपको ये जो जॉइंट नजर आ रहा है, दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द हिंज जॉइंट, ठीक है। तो हिंज जॉइंट के अंदर आपने याद रखना है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट। और क्या याद रख सकते हो एल्बो जॉइंट के अलावा? एल्बो से मिलता जुलता एक जॉइंट नीचे भी होता है, एंकल जॉइंट। तीन तीन एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं ताकि याद रहे। एंकल जॉइंट, और एक जॉइंट होता है इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इंटरफेलेंजियल जॉइंट कैसा होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं इंटरफेलेंजियल जॉइंट कैसा है, ये देखो, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहा है। जल्दी बोलो, ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहा है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं, ये सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहा है। दिस इज द इंटरफेलेंजियल जॉइंट। सो इंटरफेलेंजियल जॉइंट इज सिंपली द हिंज जॉइंट। चलो, ये हो गया प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट। अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरा हम यहाँ लिखते हैं। तीसरा हमारे पास कौन सा जॉइंट होगा? तीसरा हमारे पास जो जॉइंट है दैट इज द पिवट जॉइंट। अब पिवट जॉइंट कौन सा जॉइंट है? इधर देखो। पिवट जॉइंट अगर आप यहां देखो तो ये आपको नजर आ रहा है, ये एक रॉड है और इस रॉड के अराउंड ये आपको एक होल नजर आ रहा है और इन दोनों के दरमियान जॉइंट बन रहा है। अब ये जॉइंट मेरी बॉडी में कहाँ मिलेगा? सिंपल सा सवाल है, पिवट जॉइंट कहाँ मिलेगा? ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? दिस इज द दिस इज द पिवट जॉइंट। इसे आप कहते हो एटलस एक्सिस। जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है दैट इज द एटलस।
और जो सेकंड होती है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड द एटलस एंड सेकंड इज कॉल्ड द एक्सेस। तो एटलस और एक्सेस के दरमियान ये जो ज्वाइंट बनता है ना, दैट इज द आपका पिवट ज्वाइंट। और एग्जांपल दे दूं, और एग्जांपल में इसके याद रख सकते हो कि ये देखो, सपोज दिस इज माई अल्ना एंड दिस इज द रेडियस। ऊपर चलते हैं, ऊपर ज्यादा अच्छा नजर आएगा क्योंकि हमने ऊपर देखना है, ठीक है। ये देखो, इधर देखो, ये वाला ज्वाइंट। अब ये वाला ज्वाइंट तो आपका फाइब्रस ज्वाइंट, लेकिन अगर आप यहां देखो तो ये ये एक सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट बन रहा है, ये एक इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट बन रहा है। अब अगर आप गौर से देखो तो ये अल्ना है और ये रेडियस है, इन दोनों के दरमियान ये जो ज्वाइंट बन रहा है ना, ये ज्वाइंट भी क्या होता है, ये ज्वाइंट भी पिवट ज्वाइंट होता है। तो आप याद रख सकते हो कि सुपीरियर एंड इंफीरियर, बीच वाला तो फाइब्रस है, बट सुपीरियर एंड इंफीरियर, पहला आपको मैंने क्या बताया, एटलेंटो एट चलो, पहले आपको मैंने बताया एट हाँ wait, पहले आपको मैंने बताया एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट, जो एटलस और एक्सिस के दरमियान बनता है। फिर दूसरा ज्वाइंट जो मैंने आपको बताया वो था सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। चलो, एक ही एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, अच्छा, और क्या एग्जाम्पल, और क्या रह गया हमारे पास? हाँ, चौथा जो हमारे पास रह गया उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द फोर्थ वन इज द कंडाइलर ज्वाइंट। कंडाइलर ज्वाइंट, अब ये कंडाइलर ज्वाइंट आपको कहाँ मिलता है, ठीक है। चलो, पहली बात, कंडाइलर ज्वाइंट, कंडाइलर ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट होता है, इधर देखो। ये आपको कुछ इस तरह से ये जो ज्वाइंट नजर आ रहा है, एक आधा स्फेयर है, एक आधा स्फेयर है, ये जो इस तरह का ज्वाइंट है ना, दिस इज कॉल्ड द कंडाइलर ज्वाइंट। इसे आप क्या कहते हो, कंडाइलर ज्वाइंट का नाम। अब ये कंडाइलर ज्वाइंट आपको कहाँ मिलता है, ये कंडाइलर ज्वाइंट आपको मिलता है नी में। सो नी इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द कंडोइलर ज्वाइंट, नी ज्वाइंट। सर और कोई एग्जांपल है? यस, यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये यहां पे बोथ होती है टेम्पोरल बोन एंड दिस इज द मैंडिबुलर बोन। तो टेम्पोरो मैंडिबुलर जो ज्वाइंट है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जो ज्वाइंट है, दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द कंडोइलर ज्वाइंट। टेम्पोरो टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, अगर ये ना भी याद हो तो चलेगा, नी ज्वाइंट जरूर याद रखना, नी ज्वाइंट नहीं भूलना। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं ताकि आप याद कर लो और फिर आसानी हो। चलो, पांचवा जो ज्वाइंट आपको मिलता है, दैट इज द इलिप्सॉइडल ज्वाइंट। इलिप्सॉइडल ज्वाइंट कौन सा होता है, देखो, इलिप्सॉइडल ज्वाइंट इन्होंने दिखाया हुआ नहीं है। वेट, मैं नीचे दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक पिक्चर ले आता हूँ इलिप्सॉइडल ज्वाइंट। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक एक पिक्चर ले आता हूँ ताकि और अच्छा क्लियर हो जाए। ये देखो, ये आपको मिल रहा है इलिप्सॉइडल जॉइंट। अगर आप गौर से देखो तो ये आपको, अच्छा इधर देखो, ये आपको एक सरफेस नजर आ रही है, दूसरी सरफेस नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है ये सरफेस इसके ऊपर फिट हो रही है। दिस इज कॉल्ड द इलिप्सॉइडल जॉइंट। अगर ये आपकी बुक में नहीं है तो नहीं याद रखना, बट मैं बता दे रहा हूँ,
इलिप्सॉइडल जॉइंट की एग्जांपल होती है आपके पास रिस्ट जॉइंट, ठीक है, तो रिस्ट जॉइंट इज द इलिप्सॉइडल जॉइंट। तो रिस्ट जॉइंट के बारे में आप याद रख सकते हो, रिस्ट जॉइंट, इलिप्सॉइडल जॉइंट। अच्छा, बस इतना याद कर लो, काफी है, सही है। और कौन सा रह गया? क्वेश्चंस एंड, क्वेश्चंस एंड। फिर हमारे पास जो अगला टाइप ऑफ जॉइंट होता है दैट इज द सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट। अब ये सैडल जॉइंट आपको कहाँ मिलता है? ये सैडल जॉइंट आपको मिलता है, सबसे पहले तो सैडल जॉइंट देख लो, सैडल जॉइंट होता क्या है। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द सैडल जॉइंट। अब सैडल जॉइंट आपको कहाँ मिलता है? सैडल जॉइंट आपको मिलता है, याद रखना, मेरी बात गौर से सुनना। सैडल जॉइंट के बारे में कहा जाता है इट इज द इनकम्प्लीट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इट इज द इनकम्प्लीट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यानी कि अगर आप देखो आपका अंगूठा, ठीक है, अंगूठा, आपका अंगूठा, ये वाला जो, ये वाली जॉइंट है, सी ये वाला जॉइंट, दिस इज द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, दिस इज द फर्स्ट मेटाकार्पो, दिस इज द फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। बात क्लियर हो रही है? ये कार्पल है, ये पहली मेटाकार्पल है, कार्पल है, मेटाकार्पल है। तो ये जो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बन रहा है, अगर आप गौर से देखो तो आप अपने अंगूठे को किसी हद तक 360 में घुमा सकते हो, किसी हद तक, नॉट प्रिसाइजली। तो क्या ये बॉल सॉकेट हो गया? नहीं भाई, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं है। इनकम्प्लीट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को आप सैडल जॉइंट कहते हो। सो दिस फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द सैडल जॉइंट। बस इतना याद कर लो, आपकी बुक में बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ, बस इतना लिखा हुआ है, तो इतना याद रख सकते हो। फर्स्ट, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। और भी इसकी कई सारी एग्जांपल होती हैं, फीमर और पटेला के दरमियान जो जॉइंट बनता है, दैट इज द, बेटा कौन सा, इलिप्सॉइडल जॉइंट पर भी बात करते हैं बाद में। इलिप्सॉइडल जॉइंट हमने देख लिया। इलिप्सॉइडल जॉइंट आपको कहाँ मिलता है? इलिप्सॉइडल जॉइंट आपको रिस्ट जॉइंट मिलता है। चलो, अब हमारे पास जो आखिरी जॉइंट है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द सेवेंथ टाइप ऑफ द जॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और ग्लाइडिंग जॉइंट बड़ा है, उसको भी हमने देखना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको कहाँ मिलता है? अगर आपको याद हो, मैंने ऊपर चलता हूँ, ये देखो, ये देखो, इधर देखो, दोनों पिक्चर्स कहाँ चली जाती हैं? सी हियर, ये देखो। ऐसा लग रहा है कि ये एक बॉल है और ये एक सॉकेट के अंदर लगी हुई। सो दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस जॉइंट को क्या कहते हो? ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट का नाम देते हो। क्यों? क्योंकि कैविटी जो नजर आ रही है, दिस इज द ग्लेनोइडल कैविटी, और ये जो आपके उसके ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज द हेड, ह्यूमरल हेड। तो इसका नाम क्या हो गया? ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट। सो ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट और द शोल्डर जॉइंट, कहीं भी नाम दे सकते हो। सो ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट, या मैं इसे शोल्डर जॉइंट भी कह सकता हूँ। इसी तरीके से एक और जॉइंट होता है जो कि आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, और वो आपको मिलता है लोअर रीजन में, दैट इज द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट। ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि आपकी जो स्कैपुला होता है ना, इसके अंदर एक कैविटी होती है, खाली जगह होती है, धसी हुई कैविटी होती है सॉकेट की तरह। दिस इज कॉल्ड द ग्लेनोइडल कैविटी। इसे आप कहते हो ग्लैनोइडल, ग्लेनोइड कैविटी। इस ग्लेनोइड कैविटी में आके ह्यूमरस का हेड लगता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड दिस जॉइंट इज फॉर्म एज द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। इतना याद कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े? क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड?
ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की मैंने एग्जाम, भाई एटलांटो एक्सियल, एटलांटो, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज एटलस, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री इज एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट बनता है दैट इज द एटलांटो एक्सियल जॉइंट। चलो आ जाओ आगे। ठीक है, ये हमने जॉइंट पे डिस्कशन कर लिया। अब आ जाओ आगे। यस, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड प्लेन जॉइंट इज सिंपल। ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। ग्लाइडिंग जॉइंट एंड प्लेन जॉइंट इज सिंपल, सेम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट। चलो जॉइंट्स हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। अब हमारे पास आ गए हैं डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन। डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन के अंदर डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स वैसे इंपॉर्टेंट है, स्केलेटन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो पहले मैं जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लेता हूँ, इंजरीज डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली होती है जॉइंट डिसलोकेशन। So the first injury we are going to discuss in the joint is the dislocation. Dislocation कहते हैं जॉइंट उतर गया, लोकेशन खत्म हो गई, डिसलोकेशन हो गया, यानी कि जॉइंट अपनी जगह से हट गया। अब आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चों को भाई बच्चों का हाथ खींच के नहीं उठाओ। आपने सुना होगा ना, बच्चों का हाथ खींच के नहीं उठाओ, क्यों? क्योंकि कंधा उतर जाता है। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ग्लेनोइडल कैविटी के अंदर, दिस इज द ग्लेनोइडल कैविटी, इसके अंदर ह्यूमरस का हेड लगा हुआ। अब आपने बच्चे को उठाया, ये ह्यूमरस का हेड हिल गया, क्या हुआ? जॉइंट डिसलोकेट हो गया। सो सिंपल, हाउ कैन यू डिफाइन द डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट? तो जॉइंट का अपनी जगह से हट जाना, सेपरेशन ऑफ द जॉइंट, इज नोन एज डिसलोकेशन। अब क्यों हो सकती है? उसके बहुत सारे रीजन है। क्यों हो सकती है? उसके बहुत सारे रीजन है। अर्थराइटिस हो गया, टेंडन वीक हो गया, टेंडन वीक हो गया, मसल वीक हो गया, या कोई नर्व वगैरह का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, उसके अंदर भी हो सकता है। अल्टीमेटली इसकी वजह से नर्व दबती है। आपने सुना होगा कि जॉइंट डिसलोकेट होता है तो नर्व डैमेज, नर्व कंप्रेस होती है, उसकी वजह से फिर आपको नंबनेस फील होती है, और भी कई सारी और प्रॉब्लम्स आती हैं। बट स्टिल इसका इसका इलाज क्या है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसलोकेशन? भाई सिंपल, जॉइंट अपनी जगह सेट है, उसको वापस जगह पे लगा दो। कैसे? या तो सर्जरी के जरिए, या कोई आप फिजियोथेरेपी वगैरह करवाते हो, बोन मैनिपुलेशन करते हो। अक्सर बच्चों का जब हाथ उतर जाता है ना, तो हम उनके लिए सर्जरी नहीं करते, सिंपल उनको, इवन अम्माओं को भी हम बता देते हैं कि भाई किस तरीके से अगर घर पे हाथ उतर जाए ना, तो आपने उसको अपनी जगह पे लगाना है। वो एक पूरा तरीकेकार होता है, वो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। बस डिसलोकेशन के बारे में आप इतना याद रख सकते हो, सही है। फिर हमारे पास जो दूसरा आता है, दैट इज द स्प्रेन। स्प्रेन, स्प्रेन क्या होता है? किसी भी वजह से अगर लिगामेंट टेयर हो जाए, लिगामेंट टूट जाए, ठीक है, लिगामेंट टेयर हो जाए, लिगामेंट टूट जाए पूरी तरीके से या पार्शियली, दैट इज कॉल्ड द स्प्रेन। इसे आप क्या कहते हो? स्प्रेन का नाम। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि बच्चा चल रहा था, या बड़ा इवन, खासतौर पे वो लोग जो 20 होते हैं, आपने सुना होगा कि बच्चा चल रहा था या कोई बड़ा चल रहा था जिसका वजन ज्यादा था, अचानक से पाँव मुड़ा और लिगामेंट गया। सुना है? सुना है? जल्दी बोलो। सुना है भैया? बिल्कुल सुना है। अगर ऐसा होता है तो इसका साइनो सिम्टम्स क्या होंगे? इसके साइनो सिम्टम्स क्या होंगे? पहली बात, लिगामेंट टेयर हुआ है तो इन्फ्लेमेशन होगी, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ब्रूजिंग होगी। नहीं, जरूरी नहीं है, बट मोस्टली पीपल के साथ जो होता है वो सही है। चलो, ये तो हो गया हमारे पास स्प्रेन, ठीक है। चलो, ये स्प्रेन की बात हो गई। अब आ जाओ डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटन पर।
स्केलेटल डिसऑर्डर्स के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्डिलोसिस। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द स्पॉन्डिलोसिस। अब स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है, चलो पहले मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ ताकि हाथ के हाथ स्पॉन्डिलोसिस भी क्लियर हो जाए। चलो, अब ये स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है। चलो इधर देखो। अब स्पॉन्डिलोसिस के बारे में याद रखना कि अगर वर्टिब्री के अंदर किसी भी किस्म का डीजेनरेटिव चेंज आएगा। डीजेनरेटिव का मतलब ये है कि एज बढ़ने के साथ साथ आपको पता है डीजेनरेशन होती है। तो डीजेनरेटिव चेंज आता है वर्टिब्री के अंदर। अब इस डीजेनरेटिव चेंज की वजह से क्या होता है। अब इस डीजेनरेटिव चेंज की वजह से ये होता है कि आपके पास हल्का सा टेयर हो जाते हैं वर्टिब्री। एंड दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्डिलोसिस। अब मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको ये बताया कि अब हुआ क्या। डीजेनरेटिव चेंज आया वर्टिब्री के अंदर। हुआ हुआ क्या हुआ ये कि हो सकता है ये टुकड़ा थोड़ा सा टूट गया, या हो सकता है कि वर्टिब्री की आउटग्रोथ हो गई। तो अल्टीमेटली क्या होगा आपको पता है, इंटर वर्टिब्रल फोरामेन से क्या आती है, नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स आती हैं। तो स्पाइनल नर्व होगी कंप्रेस। अब सोचो जब स्पाइनल नर्व कंप्रेस होगी तो क्या होगा। सोचो क्या होगा। स्पाइनल नर्व कंप्रेस होगी तो क्या होगा। स्पाइनल नर्व नॉट शियाटिका। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल, अक्सर आपने सुना होगा कि जो ओल्ड एज फीमेल्स होती हैं उनको सर्वाइकल इश्यू होता है। सर्वाइकल इश्यू क्यों होता है, अगेन डिजेनरेटिव चेंजेस हुए। डिजेनरेटिव चेंजेस हुए, स्पंडाइलोसिस हुई। स्पंडाइलोसिस हुई तो क्या हुआ, उनका हाथ सुनने लगा, मसल पावर जाने लगी। दैट इज द स्पंडाइलोसिस, ठीक है। उसके अलावा लंबर लंबर अक्सर जो बाइक वगैरह राइड कर रहे होते हैं उनके अंदर ये बहुत कॉमन है, तो हम उनके अंदर भी जो है वो स्पंडाइलोसिस देख रहे होते हैं। अच्छा, तो स्पंडाइलोसिस के बारे में ये याद रख लो। अब आ जाओ शियाटिका। शियाटिक चलो शियाटिका को डिस्कशन करते हैं। ओके। चलिए जल्दी से शियाटिका को डिस्कस करते हैं एंड चलो अब इधर देखो शियाटिका। लेट सपोज, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शियाटिक नर्व होती क्या। देखो, स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व आती है और बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है। द लॉन्गेस्ट एंड द थिकेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी इज द शियाटिक नर्व। उस नर्व का नाम है शियाटिक। शियाटिक नर्व लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट नर्व। अगर मैं इस नर्व की बात करूं तो ये नर्व आपके पूरे लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रही होती है। अब किसी भी वजह से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्टिब्री आउटग्रोथ कर गई, या इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो कंप्रेस कर रही। अगर ये आईवी डिस्क या आपका ये किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से शियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही है, तो लोअर लिम्ब में आपको पेन देखने को मिलता है। एंड दैट पेन इज कॉल्ड द शियाटिका। सो शियाटिका इज ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द शियाटिक नर्व। सर हमेशा कंप्रेशन से होगा, नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि, अक्सर तो नहीं लेकिन बहुत पाकिस्तान में तो ये बहुत कॉमन है, आप अगर किसी गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास चले जाओ और गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास आप जाओ, वो कहेगा भाई इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है, नजला जुकाम खांसी है बुखार है। आपने क्या किया, आप गली के कोने वाले डॉक्टर के पास गए। अब उसने क्या किया, उसने कहा भाई हम लगाएंगे इंजेक्शन।
अब वो जो कंपाउंडर साहब बैठे हैं, वो तो खुद मैट्रिक फेल है। वो क्या है, मैट्रिक फेल। अब जब वो मैट्रिक फेल है तो उसे तो पता नहीं इंजेक्शन लगाना क्या है। उसने क्या किया, उसने किया ये कि इंजेक्शन लगा दिया यहाँ पे एग्जैक्ट शियाटिक नर्व के ऊपर। क्या होगा, शियाटिक नर्व डैमेज होगी। बोलो, बच्चों के अंदर ये बहुत कॉमन है, खासतौर पे मैल प्रैक्टिस में। बोलो, ऐसा होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो अल्टीमेटली रॉन्ग इंजेक्शन साइट से भी शियाटिका हो सकता है, और बच्चों के अंदर होता है, पूरी जिंदगी की माजूरी आ जाती है। सर, इंजेक्शन लगाएगा। अब ये भी सुन लो, आप अपने हिप को डिवाइड करते हो चार क्वाड्रेंट के अंदर। ये देखो, मैंने हिप को डिवाइड किया चार क्वाड्रेंट के अंदर। और फिर ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना, इसको भी आप डिवाइड करते हो चार हिस्सों के अंदर। तो ये जो सबसे कोने वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आप इंजेक्शन लगाते हो। खैर, ये मैंने आपको एज इट इज ऐसे ही बता दिया। अगर आप में से कोई कभी ये तजर्बा करना चाहे, करना नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस तरीके से लगाते हो, तो स्टिल ये हो गया शियाटिक, सही है। यहाँ पे आके हमारा जो पूरा चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट। हाँ, और कोई और तो कुछ नहीं रह गया। हाँ, डिस्क स्लिप और अर्थराइटिस रह गया। चलो, अर्थराइटिस भी डिस्कस करना और डिस्क स्लिप भी डिस्कस करना। वेट, अभी रहता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, चलो, अर्थराइटिस भी डिस्कस करना है और डिस्क स्लिप भी डिस्कस करना है। चलो, डिस्क स्लिप डिस्कस कर लेते हैं, फिर अर्थराइटिस डिस्कस करते हैं। चलो, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, बस ये दो डिसऑर्डर्स है, डिस्क स्लिप। चलो, डिस्क स्लिप डिस्कस करते हैं। ओके, अब ये डिस्क स्लिप क्या होता है सर, ये डिस्क क्या होती है, और ये डिस्क का काम क्या है, उसको भी डिस्कस करते हैं जल्दी से। चलो, डिस्क स्लिप डिस्कस करते हैं। डिस्क स्लिप। अब ये डिस्क स्लिप क्या होता है, आपको पता है बिटवीन योर वर्टिब्रीज देयर इज अ डिस्क, देयर इज अ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब सोचो, किसी भी वजह से अगर ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क डीजेनरेट कर जाए, डीजेनरेट कर जाए, डीजेनरेट का मतलब है एज के साथ साथ उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाए, या डिस्क थिन हो जाए, या डिस्क हर्निएट कर जाए। ये डिस्क से क्या निकल गई, एक आउटग्रोथ निकल गई, दिस इज कॉल्ड द हर्निएशन। ये डिस्क बल्क बल्ज कर जाए, बल्ज का मतलब है उसमें से एक टुकड़ा आउटग्रोथ कर जाए, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, आपको पता है यहां से जा रही है नर्व। अब डिस्क स्लिप की वजह से पहले तो क्या होगा, सबसे पहली बात, डिस्क स्लिप अगर किसी को हुआ है, डिस्क स्लिप का मतलब ये है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो हट गई अपनी जगह से। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली होगा ये कि आपको जो है वो क्या देखने को मिलेगा, डिस्कम्फर्ट, पेन। अब फॉर एग्जाम्पल ये डिस्क डिस्क कंप्रेस हुई है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शियाटिक नर्व वाली एरिया पे, तो क्या होगा, शियाटिका का पेन होगा। सर्वाइकल पे हुआ है तो सर्वाइकल में हाथ में पेन आ रहा होता है। उसके फिर कई सारे रीजंस होते हैं। या तो डिस्क हर्निएट कर गई है, हर्निएट का मतलब है उससे आउटग्रोथ निकल गई, हर्निएशन का मतलब होता है एबनॉर्मल आउटग्रोथ। हर्निएट कर गई है, या बल्ज कर गई है, ठीक है, या डिजनरेशन हो गई है, इन तीनों चीजों के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। चलो, अब हमारे पास है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस। अब ये जो अर्थराइटिस है ना, दिस अर्थराइटिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अर्थराइटिस कहीं भी हो सकता है, वर्टिब्रल कॉलम में कहीं भी हो सकता है डिसऑर्डर। चलो, अब हम डिस्कस करेंगे अर्थराइटिस को। जस्ट गिव मी अ मिनट।
चलो अर्थराइटिस डिस्कस करने वाले हैं, द लास्ट टॉपिक। देखो, आपके लेवल पे आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशन भी अगर पता है ना डिजीज की, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। अब ये अर्थराइटिस क्या होता है? देखो, वर्ड टिस का मतलब होता है, जहां भी वर्ड टिस आ जाए ना, टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अर्थराइटिस किसकी इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। अब सर सवाल ये होता है कि अगर जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो क्या होगा? अगर जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होगी तो जॉइंट सही से मूव नहीं कर पाएगा। अब जब जॉइंट सही से मूव नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली चलने फिरने में मुश्किल होगी, और भी कई सारी मुश्किलात आएंगी। अब इसके अंदर बहुत सारे और भी चीजें होती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द अर्थराइटिस। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये अर्थराइटिस जो है ना, वो एज रिलेटेड होता है। खास तौर पे फीमेल्स के अंदर ये बहुत कॉमन है। फीमेल्स के अंदर ये बहुत कॉमन है। क्यों? होता ये है होता यह है कि जाहिर सी बात है, एक एज होती है। उस एज के बाद क्या होता है? उस एज के बाद सोचो, ये जॉइंट है, मुसलसल इस पे वर्क पड़ रहा है, तो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस जो है वो क्या कर जाती है? ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस ब्रेक हो जाती है, कार्टिलेज ब्रेक हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू दी अर्थराइटिस, ठीक है। एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द अर्थराइटिस। सबसे ज्यादा आपको यही मिलता है, बस टाइप के नाम भी याद करो, काफी है। फिर आपके पास जो दूसरा अर्थराइटिस होता है, that is called the ankylosing spondylitis। एंड ये लिखा हुआ है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना ये मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप ऑर्थोपीडिक्स के अंदर पढ़ते हो। एंकाइलोजिंग स्पंडाइलाइटिस, इसको आम जबान के अंदर कहते हैं इसको आम जबान के अंदर कहते हैं अर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन। खासतौर पे लोअर बैक में जो है वो ये आपको मिलता है। बस इतना याद रख लो, इसका नाम काफी है। इसको कहते हैं अर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन। बस इसके कहानी में मत जाओ, बहुत लंबी कहानी है और आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट भी सही है। जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा देता हूँ आपको। नॉर्मल फिजियोलॉजी ज्यादा अच्छी याद रखनी है। अब एक होता है अर्थराइटिस जिसे आप कहते हो गाउट। गाउट के अंदर क्या होता है? गाउट के अंदर बेसिकली वो लोग जो ज्यादा मीट कंज्यूम करते हैं, या किसी भी वजह से अगर यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ जाए, अगर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, तो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ना आपके जॉइंट्स के दरमियान क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जम जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू दी गाउटी अर्थराइटिस और गाउट। एक ये हो गया। फिर हमारे पास जो लास्ट है, दैट इज द रिमोटॉइडल अर्थराइटिस। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिमोटॉइडल अर्थराइटिस। अब ये जो रिमोटॉइडल अर्थराइटिस है ना, ये क्यों होता है? लेट सपोज, सोचो, अगर मेरी बॉडी अपनी ही हाइलीन कार्टिलेज के खिलाफ क्या बना दे? एंटीबॉडी। अगर मेरी बॉडी, वैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बट सोचो, अगर मेरी बॉडी अपने ही ज्वाइंट के खिलाफ क्या बना ले? एंटीबॉडी बना ले। अगर मेरी बॉडी अपने ही ज्वाइंट के खिलाफ क्या बना दे? एंटीबॉडी बना दे, तो क्या होगा? ज्वाइंट डैमेज होगा। ज्वाइंट डैमेज होगा तो क्या होगा? जल्दी बोलो, मेरे साथ बोलो ना। ज्वाइंट डैमेज होगा तो क्या होगा? ज्वाइंट डैमेज होगा तो अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन ऑफ द ज्वाइंट होगा, एंड इट लीड्स टू दी अर्थराइटिस, दैट इज कॉल्ड द रूमेटॉइडल अर्थराइटिस। नाम समझ लो बस, काफी। चलो, ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। क्यों बनाती है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मेरी बॉडी अपने ही सेल्स को दुश्मन समझना शुरू हो जाती है। अब क्यों समझती है, कैसे समझती है, वो इम्यूनिटी पता, वो यहाँ डिस्कस करते हैं। चलो, यहाँ पे आके हमारा सपोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर एंड।